हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, 8 बज गए हैं। जल्दी से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ क्लास में आ जाइए। तो जल्दी से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जीके क्वेश्चन रहेंगे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन आंसर रहेंगे आज के हमारे। तो प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल से जल्दी से। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले भी हमने 20 क्वेश्चन किए थे कल वाली क्लास पे। जीके के 20 क्वेश्चन विद डिटेल करते हैं हम। तो जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे हम। इससे पहले हमारी 3 बजे क्लास हुई थी साइंस जीके क्लास, उसमें हम टॉपिक वाइज जीके कर रहे हैं साइंस की। तो टॉपिक वाइज पूरा साइंस कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ऐसा कौन सी जगह है, कहाँ पर एक ही कब्र से 3 मानव जो है कंकाल निकले हैं? तो 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? सराय नाहर राय से, या दमदमा से, या फिर सी महदाह से, या फिर डी लंगनाज से। तो कहाँ से 3 मानव कंकाल निकले? कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। क्या रहेगा? बी, दमदमा से। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा डिटेल इसके बारे में। दमदमा नामक जो है मध्य पाषाणिक पुरा स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो ये जो स्थान है दमदमा नामक, ये स्थान है, पूरा स्थल है, यह है मध्य पाषाणिक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये दमदमा? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और 1982 से 87 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले हैं। तो यहाँ से जब इसकी खुदाई की गई, उत्खनन किया गया 1982 से 1987 तक 5 साल यहाँ पर खुदाई की गई। तो यहाँ पर क्या मिले? 41 मानव शवाधान मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में कितने? 35 कब्रों में एकल स्वादान तथा 5 कब्र में दो मानव स्वादान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो आपको समझ में आया यहाँ पर क्या बताया गया है? इसमें जो 35 कब्रों में से एकल स्वादान, 35 कब्रों में तो एक ही इंसान को दफनाया गया था, और 5 कब्रों में 2 मनुष्य दफनाए गए थे, और एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी इसकी डिटेल। दमदमा जो है यह जगह है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, और यहाँ पर एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, और टोटल 35 कब्रें मिली हैं। 35 कब्रों में एकल स्वादान, यानी एक ही 41 जो है, 41 में से 35 में से जो टोटल 41 थे, 35 कब्रों में एकल स्वादान यानी एक ही व्यक्ति को दफनाया गया, और 5 कब्रों में 2 मनुष्य पाए गए, और मनुष्य के जो कंकाल पाए गए, और एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल पाए गए। तो टोटल कितने थे? 41 थे। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका डिटेल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, डिटेल अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के कौन से शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कौन सी जगह से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं? एक
ए मोहना पहाड़, या बी गगरिया, या फिर सी बगही खोर, या फिर डी लेक हरिया। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेक हरिया से। कहाँ से? लेक हरिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे क्वेश्चन 2। और क्वेश्चन 2 के बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र और वंशानुचित संकेतक हैं। तो ये जो नाम दिए हुए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र और वंशानुचित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के। तो ये किस चीज को दर्शा रहे हैं? तो ये नाम है सारे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र और वंशानुचित संकेतक हैं। तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर रहेगा? ए वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के। तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं पुराणों को। किसको? पुराणों को दर्शाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी, पुराणों को दर्शाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया गया है? प्राचीन जनपद दिए गए हैं और सूची 2 में उसकी राजधानी दी गई है। तो जो प्राचीन जनपद थे और उनकी जो राजधानियां थी वो हमें सुमेलित करके दिखाने हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से ही इनको सुमेलित करके लिख दिया है ताकि अच्छे से आपको बस लर्न करवाए जाए। तो प्राचीन जनपद हैं ये और इनकी राजधानियां हैं ये। तो देख लेते हैं। पांचाल जो है, पांचाल प्राचीन जनपद है। पांचाल प्राचीन जनपद है और इसकी जो राजधानी है अहिचोत्र। क्या? अहिचोत्र। अहिचोत्र है ये, चोत्र। तो क्या है इसकी राजधानी? अहिचोत्र। ये है पांचाल की राजधानी अहिचोत्र। और वत्स जो है इसकी राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और चदी जिसे बोलते हैं चेती, इसकी राजधानी है सुक्तिगति। क्या? सुक्तिगति। और अस्मक, इसकी राजधानी है पोटली या पोतना। इसको 2 नाम से पुकारा जाता है। अस्मक की राजधानी है पोतना या पोटली। याद रखना है, ये प्राचीन जनपद हैं और ये इनकी राजधानियां हैं। एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पांचाल की राजधानी है अहिचोत्र और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी और चेती की राजधानी है सुक्तिगति और अस्मक की राजधानी है पोतना या पाटली। पोतना या पाटली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? इनमें से अंतिम मौर्य सम्राट अशोक थे, वहद्रथ थे, या संपत्ति थे, या इनमें से कोई भी नहीं थे। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इनमें से, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो ना तो ये अंतिम मौर्य सम्राट थे, ना वहद्रथ थे, या ना संपत्ति थे। इनमें से कोई नहीं आएगा। तो ये रहेगा इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। और अंतिम मौर्य सम्राट थे कौन, इनका भी पता होना चाहिए हमें। अंतिम मौर्य सम्राट वहद्रथ थे। ठीक है, क्या थे? वहद्रथ थे, जिसे उनके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें जो है हमारा, इनमें से कोई तो हमने लिख दिया है, बट अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो क्या रहेगा फ्रेंड्स इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा अंतिम मौर्य सम्राट थे वृहदर्थ। ठीक है, वृहदर्थ थे अंतिम मौर्य सम्राट। और मौर्य सम्राट थे जिसे
सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। और इनको किसने मारा था ये भी आपको याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने इनको मारा और शुंग राज्य की स्थापना की। कैसे राज्य की स्थापना की? शुंग राज्य की स्थापना की। वृद्धर्थ को मारकर शुंग राज्य की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका आंसर रहेगा वृद्धर्थ। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी जो है संप्रदाय का संबंध किससे है? तो भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, या वैष्णव मत से, या शैव मत से? तो किससे संबंध है इसका? किसका संबंध? स्थानकवासी का संबंध, ये संप्रदाय का संबंध किससे था? तो 6 का आंसर रहेगा हमारा जैन मत से। इनमें से जैन मत से संबंध था स्थानकवासी संप्रदाय का। और स्थानकवासी जो थे भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। तो जो है स्थानकवासी था भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। ठीक है, श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। तो जो ये थे स्थानकवासी या जैन थे, ये मूर्ति पूजा और मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़े से भिन्न है। तो इसका आंसर ये हो गया हमारा जैन मत से संबंध है स्थानकवासी संप्रदाय का। ठीक है, और ये श्वेतांबर जैनों के एक आधुनिक उप संप्रदाय है। ये हो गया अपना 6 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 6 क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है जो कि आगे पेपर में जो है आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और जल्दी से चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये जो था शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण दोनों के दोनों किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित हैं? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, या अथर्ववेद से? तो इसका क्या आंसर रहेगा? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसके हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण दोनों के दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। अगर फ्रेंड्स आप चैनल से जुड़ जाते हो तो आपको जीके ज्योग्राफी भी आपको यहीं मिलेगा, जीके पॉलिटी भी आपको यहीं मिलेगा। केवल और केवल जीके से नहीं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अगर पढ़ते हो, अगर ज्योग्राफी का स्पेशल पढ़ते हो, वो भी बहुत अच्छा मैटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। पॉलिटी का भी बहुत अच्छा मैटर पूरा का पूरा मिल जाएगा, और हिस्ट्री का भी आपको पूरा का पूरा मैटर यहाँ से मिलेगा। और ये देखो आपके लिए कितना यूजफुल है, जीके में भी आपके लिए उपयोगी है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और आपके मेन सब्जेक्ट से भी बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट है ये चैनल। क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास ये हम कर चुके हैं, तो और भी बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड हम वीडियोज़ कर चुके हैं, और पॉलिटी की भी बहुत ज़्यादा हम अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सबकी। अगर आपको देखनी है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और हम कंप्लीट करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे पूरी तरह से। और साइंस का भी हम अभी टॉपिक वाइज 3 बजे की क्लास में 3 से 3:30 पे करते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही चैनल से आपका कितना फ़ायदा हो रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गडजात पहाड़ियाँ ओडिशा, गडजात पहाड़ियाँ ओडिशा में, बी मांडवा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, और नल्लामलाई जो है आंध्र प्रदेश में, और सेवराय तमिलनाडु में। तो इनमें से कौन सा हमारा सही नहीं है? सुमेलित नहीं भी देखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से। नहीं में पूछा गया है तो नहीं है। तो नहीं क्या है इनमें से? इनमें से जो सेकंड वाला है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ हमारी गुजरात राज्य में स्थित है। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। एक बार और अच्छे से इनको याद कर लीजिए। गडजात पहाड़ियाँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, गडजात पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गडजात पहाड़ियाँ कौन से राज्य में हैं? गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं। ठीक है, गडजात पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उड़ीसा में हैं गडजात पहाड़ियाँ। और मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। ये है हमारी महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ हैं हमारी गुजरात राज्य में। और नल्लामलाई जो है ये कहाँ पर हैं? नल्लामलाई है आंध्र प्रदेश में। और सेवराय कहाँ पर है? सेवराय है तमिलनाडु में। कहाँ पर है सेवराय? तमिलनाडु में है सेवराय। याद हो गई होंगी आपको शायद। आगे चलते हैं। और स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच बीच में वीडियो को ना स्किप किया करें आप। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? यानी पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है फ्रेंड्स। और जो हमारा इंडिया होता है, इंडिया का जो है रफली मैं मैप बना रही हूँ। रफली मैप ऐसे होता है इंडिया का। और इंडिया का जो मैप होता है उसमें जो पूर्व है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर सूर्य उगता है तो सबसे पहले दिखता है, तो यहाँ से ये होता हमारा पूर्व। जहाँ से सूर्य उगता है उसको बोलते हैं पूर्व। और ये होता है हमारा पश्चिम। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे होता है। उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ, और ईस्ट और वेस्ट ऐसे बोलते हैं इसको। तो जो ये ईस्ट है ना फ्रेंड्स, यहाँ से जो कि पहाड़ियाँ शुरू होती हैं और पश्चिम की तरफ कौन सी पहाड़ियाँ जाती हैं, तो इनमें से हमने सीरीज में बताना है कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ की पहाड़ियों का क्रम बताना है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, या फिर कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, और एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो क्या इसकी सीरीज रहेगी? जल्दी से गेस कीजिए क्या इसका आंसर रहेगा, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले आता है हमारा कंचनजंगा। कहाँ? कंचनजंगा आता है सबसे पहले। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है? एवरेस्ट। कंचनजंगा के बाद आता है एवरेस्ट, और एवरेस्ट के बाद आता है अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा से बाद आता है धौलागिरी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सीरीज फ्रेंड्स। इसका होगा हमारा बी आंसर। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। अन्नपूर्णा फिर धौलागिरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी बंदरगाह है जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऐसी बंदरगाह का नाम बताइए जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है अरब सागर की रानी? बंदरगाह का नाम बताना है। ये है विजाग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, या फिर कोची बंदरगाह, या फिर मुंबई बंदरगाह। तो इनमें से कौन सी बंदरगाह को हम क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी कौन सी है इनमें से? है अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल और केवल 20 क्वेश्चन विथ डिटेल हम कर रहे हैं फ्रेंड्स।
तो 20 क्वेश्चन है, बस 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर जिसे बोलते हैं कल्याण शिखर या बोलते हैं सैंडल पीक स्थित है। तो जो है सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर है। क्या? सैंडल पीक, इसको बोलते हैं कल्याण शिखर भी बोलते हैं इसको, स्थित है। कहाँ पर यह स्थित है? वृत्त निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तर अंडमान में। मैं फ्रेंड्स इसके बारे में पहले भी आपको करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर का क्या होगा गेस कीजिएगा, क्या आंसर होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। कहाँ पर है सैंडल पीक स्थित? यह है हमारी उत्तर अंडमान में। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है सैंडल पीक, और इसके कौन सा भी नाम आ सकता है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है कल्याण शिखर या सैंडल पीक, और ये कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, इसकी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। नोट, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक 732 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और उत्तर अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तर अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। कहाँ पर? दिगलीपुर के निकट स्थित है, याद रखना है आपको, दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान द्वीप के दिगलीपुर के निकट स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या? भारत का सर्वोच्च आबादी वाला द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला, सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्या द्वीप कौन सा है इनमें? यह मांजुली द्वीप है, अंडमान है, या फिर लक्षद्वीप है, या सालसेट है। तो क्या रहेगा इसमें? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है इसमें? भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? यह है हमारा सालसेट का, सालसेट द्वीप है। यह सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है, सालसेट, याद रखना है, सालसेट द्वीप सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है। और भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। इस पर कौन सा शहर स्थित है? मुंबई शहर स्थित है। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और बन गया, मुंबई शहर कौन से द्वीप पर स्थित है? यह है सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई शहर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप इसको कहते हैं। तो देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए हैं फ्रेंड्स, देख लेना अच्छे से इसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा, या टैकियोमीटर दाबांतर, या पायरोमीटर उच्च ताप। तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? 3 तो हमारे सही हैं और इनमें से एक हमारा गलत है। तो क्या हमारा इसका आंसर रहेगा? क्या गलत है क्या सही है? इसमें से हमें अगर ये पढ़ रखे होंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक स्पेशल मैंने टॉपिक यहाँ से करवा रखा है इससे रिलेटेड, जो ये है मापने वाले यंत्र हैं इसके ऊपर। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर है 13 का। इसका आंसर रहेगा सबसे पहले एनीमोमीटर वायु की चाल। यस, ये ठीक है, एनीमोमीटर जो है वायु की चाल को नापता है, और एमीटर है यह विद्युत की चाल, विद्युत धारा को मापता है। एमीटर है विद्युत धारा को नापता है, लेकिन टैकियोमीटर है दाबांतर को नहीं नापता है। टैकियोमीटर दाबांतर को नहीं नापता है। ठीक है फ्रेंड्स, टैकियोमीटर जो है इसको दाबांतर को नहीं मापता है। और पायरोमीटर है उच्च ताप को मापता है। पायरोमीटर है
उच्च ताप को पायरोमीटर नापता है। याद रख लो, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनीमोमीटर है वह किस चीज़ को नापता है? वायु की चाल को। एमीटर है वह विद्युत धारा को। एमीटर है विद्युत धारा को, एनीमोमीटर वायु की चाल। और जो टैक्योमीटर है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, टैक्योमीटर है यह क्या दर्शाता है, तो ये भी देखेंगे अभी। पायरोमीटर है यह उच्च ताप को, पायरोमीटर है यह उच्च ताप को दर्शाता है। तो ये भी देख लेते हैं क्या है इसका नोट देख लेते हैं। टैक्योमीटर, टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। क्या है? एक प्रकार का सर्वेक्षण, जो सर्वे होते हैं ना, सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। किस चीज को मापने हेतु? क्षैतिज दूरियों और लंबवत उन्नयनों और दिशाओं, नव्यत उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु इसको डिजाइन किया गया है टैक्योमीटर को। और ये एक सर्वेक्षण उपकरण है। क्या है? यह एक सर्वेक्षण उपकरण है और इसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों तथा दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबे के जो बर्तन हैं उसकी चमक को बचाने के लिए क्या करते हैं? पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए, संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, टीन या जस्ते की, या फिर एल्यूमिनियम की, या फिर शीशे की। तो किस तरह की परत चढ़ाई जाती है? यह परत चढ़ाई जाती है रांगे की यानी टीन की। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? यह रांगे की या टीन की परत चढ़ाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक होता है? तो इनमें से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक होता है? तो कौन सा है? इथोफोन या फिर एट्राजीन या फिर आइसोप्रोटॉन या फिर डिलेशियन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, रसायन फल पकाने के लिए सबसे सहायक होता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? 15 का आंसर रहेगा इथेफोन। क्या? इथेफोन। इसको रसायन फल पकाने में सबसे ज़्यादा सहायक है इथेफोन। क्वेश्चन नंबर 16, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? याद करने की क्षमता मानव के जो मस्तिष्क है वह कहाँ पर होती है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा या फिर सेरेब्रम या फिर ब्रेन कैविटी या फिर सेरेबलम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा या फिर इसका रहेगा ब्रेन कैविटी या फिर सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 16 का सेरिब्रम। बी आंसर रहेगा इसका सेरिब्रम। यह मस्तिष्क के स्मरण क्षमता कहा जाता है। सेरिब्रम को मस्तिष्क की स्मरण क्षमता कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का कौन सा? सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं तथा स्मरण क्षमता तथा आदि को नियंत्रित करता है। जो इच्छा से की गई क्रियाएं हैं और स्मरण क्षमता है उन सभी को नियंत्रित करता है सेरेब्रम। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यह क्या काम करता है ये भी आपको याद रखना है। ऐच्छिक क्रियाओं तथा स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हो गए अपने 16 क्वेश्चन फ्रेंड्स।
केवल और केवल हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 4 ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं, ये भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्न में किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? जो भारत सरकार है पूरी तरह से गरीबी रेखा को किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? तो कौन से आधार पर निर्दिष्ट करती है, देख लेते हैं। घरेलू बजट, या फिर घरेलू उपभोग, या फिर घरेलू निवेश, या फिर घरेलू आय। तो यह किस चीज़ को देखती है? बजट को तो नहीं देखेगी, घरेलू बजट को नहीं देखेगी सरकार। घरेलू उपभोग मतलब जो खाया जाता है, उपभोग किया जाता है वो, या फिर घरेलू निवेश, घर में जो निवेश किया जाता है यानी बचत की जाती है। घरेलू आय कितनी है ये देखा जाता है नहीं, सबसे ज़्यादा देखती है सरकार घरेलू उपभोग। घरेलू उपभोग इसका आंसर रहेगा। इसको देखकर इस आधार पर पूर्ण गरीबी रेखा को निर्दिष्ट करती है, घरेलू उपभोग को। क्वेश्चन नंबर 18, कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा यह है कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। यह एक पक्षी विहार है। यह क्या है? एक पक्षी विहार है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है कौंडिन्य, ठीक है। और यह एक पक्षी विहार है, याद रखना है, यह एक पक्षी विहार है। क्वेश्चन नंबर 19, संसाधन दक्षता संवाद जो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है किस शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है? तो कौन से शिखर सम्मेलन का हिस्सा है यह? संसाधन दक्षता संवाद जो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है किस शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है? कौन से शिखर सम्मेलन का एक यह हिस्सा है? G20 का, UNFCCC का, या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल का। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स G20 का, ठीक है। G20 आंसर रहेगा। संसाधन दक्षता संवाद जो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है किस शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? यह है G20। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मगरमच्छ प्रजनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण परियोजना किस जो है वर्ष शुरू की गई? मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण परियोजना कौन सी? मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण योजना यह किस वर्ष शुरू की गई? 1972 में, 1974 में, 1975 में, या 1980 में? तो यह परियोजना शुरू की गई, यह की गई 1975 में। मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण परियोजना शुरू की गई 1975 में। प्लीज़ अभी नहीं जाना क्योंकि इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। घड़ियाल की गिरती हुई संख्या को देखते हुए, घड़ियाल जो है यह एक पशु है, इसकी गिरती हुई संख्या को देखते हुए 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ओडिशा के तिक्कर पांडा स्थान से घड़ियाल प्रजनन योजना की शुरुआत की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका डिटेल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये इंटर रिलेटेड है दोनों क्वेश्चन। मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों का जो है परियोजना शुरू हुई थी 1975 में दोनों की, और ये घड़ियाल की गिरती हुई संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने 1975 में
जो है भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ओडिशा के तिक्कर स्थान से घड़ियाल जो है प्रजनन योजना का शुभारंभ किया था। किसका? घड़ियाल प्रजनन योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और मगरमच्छ से रिलेटेड आपको ये याद रखना है, मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण परियोजना 1975 में, इसका भी 1975 में सेम, दोनों का एक ही साथ हुआ था जो है, और योजना का शुभारंभ दोनों का एक ही साथ हुआ था। और भारत के हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर बोरसेंदा भी बोलते हैं उसको, बोरसेंदान गांव में स्थित है। क्या? ये मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण परियोजना, यह भारत के हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर बोरसेंदा गांव में स्थित है। याद रखना है, ये मगरमच्छ से रिलेटेड आपको सूचना याद रखनी है। और घड़ियाल से संबंधित ये भी याद रखना है, उड़ीसा के तिक्करपाड़ा स्थान से घड़ियाल परियोजना का शुभारंभ हुआ। दोनों को याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल इसीलिए अच्छे से डिटेल में करवाया गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। एंड आपको मैं बता दूं, हमने बहुत सारा कवर कर लिया है, सिलेबस बहुत सारा हमने जीके का किया है। आप सारी वीडियोस धीरे धीरे देख लीजिएगा, और ताकि साइंस वाला जो हमारे अभी 6 ही टॉपिक हुए हैं, अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, तो आप अगर फॉलो करना चाहें तो सारे चैप्टर करेंगे, MCQ चैप्टर करेंगे। डेली 3 बजे क्लास रहती है साइंस की, साइंस जीके करते हैं 3 से 3:30 पर। तो आप जुड़ जाइए चैनल से, अगर नहीं जुड़े हैं तो डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। 8 से 8:40 पर ये जीके करते हैं हम, यहाँ से भी हम बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।